गाइस, सो दिस इज़ सेकंड वीडियो अपने सेल्स टिप्स से रिलेटेड। इसमें हम लोगों ने शुरुआत में बात की थी सेल्स फनल और कस्टमर सेटिस्फेक्शन के बारे में। तो इसमें हम लोग इन दो चीज़ों के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। पहला है अपना जो आपका सेल्स फनल है। सेल्स फनल क्या एग्जैक्टली होता है वो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूं कि ऐसा इसको कुछ बहुत टेक्निकल शब्द मत लीजिए, ये सब मार्केटिंग जार्गन्स हैं फर्स्ट थिंग। और ऐसा कुछ नहीं है कि ये कोई बहुत बड़ी चीज़ है, तो थोड़ा सा अपने मन से कुछ डर निकाल दीजिए कि देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो टर्म होते हैं ना वो किसी सिंपल चीज़ के लिए ही होते हैं। वो बस देखने में इतने खूबसूरत होते हैं, इतने टेक्निकल से लगते हैं कि यार पता नहीं क्या बोल रहा है ये बंदा। हाँ, वो बंदा थोड़ा मार्केटिंग का है तो थोड़ा सा ये है कि उसको डराने में मज़ा भी आता है, बात करने का भी एक थोड़ा सा ये रहता है, सामने वाले को लगता है हाँ यार ये मार्केटिंग का है लगता है, क्योंकि भाई इन द एंड तो मार्केटिंग की बातें कर रहा है। तो अगर मार्केटिंग की बातें कर रहा है का मतलब कि मार्केटिंग का ही होगा भाई। जब वो मार्केटिंग के जार्गन्स आपके ऊपर फेंक फेंक के मार रहा है तो, और सेल्स फनल मार दिया जैसे, तो वो तो बहुत थोड़ा अच्छा टर्म ही माना जाता है। तो खैर बहुत आसान होता है सेल्स टर्म्स, मतलब कि आपने अपने सेल्स फनल में कितने लोगों को रखा हुआ है। जैसे सपोज करो कि भाई आपके सेल्स फनल आप एक दिन में क्या कर रहे हो कि 10 लोगों को कॉल कर रहे हो, है ना। तो 10 लोग में से एक लोग इंटरेस्टेड है, तो हम लोग की परसेंटेज क्या हो गई 10% हो गई, है ना। या सपोज करो 100 में से आपके एक लोग इंटरेस्टेड हैं तो आपकी 1% हो गई। तो ये आप एक बेसिक मान के चलिए कि सेल्स फनल में चाहे वो कोल्ड कॉलिंग हो चाहे कोल्ड ईमेलिंग हो, मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो परसेंटेज जाता है कन्वर्जन का वो 1 या 2% ही जाता है। तो इसलिए लोग बोलते हैं कि भाई हमेशा अपनी सेल्स फनल बड़ी करो। भाई जाहिर सी बात है, हिंदी में आप मोटा मोटा यही समझिए कि भाई जितने ज़्यादा लोगों को कॉल कर पाओगे, ईमेल कर पाओगे, उतनी ज़्यादा सेल होगी। ऐसा नहीं है कि आप बस 10 लोगों को कॉल करके ठंडे हो गए बैठ गए। तो कोशिश ये करिए कि हर दिन अपनी एक लिमिट बनाइए कि मैं कम से कम 50 लोगों को फ़ोन कर सकता हूँ, या जो मेरे साथ काम कर रहे हैं वो कम से कम एक दिन में 50 लोगों को फ़ोन करें। तो यही उनकी सेल्स फनल है ना। ऐसा कोई इसको बहुत ज़्यादा वो मत दीजिए इंपॉर्टेंस कि भाई कोई बड़ी चीज़ होती है। सिंपल सी बात ये है कि जितने ज़्यादा लोगों को फ़ोन कर सकें उसमें से जितना ज़्यादा लोग आपके कन्वर्ट हो पाएँ। सॉरी, गला ख़राब हो गया। तो इस तरह हम लोग इसको सेल्स फनल को देख सकते हैं। इसके अलावा जो हम लोगों ने कई चीज़ें जो महसूस की हैं, जो लोगों ने पूछी है, वो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। जैसे एक है आपकी कि रेट क्या होनी चाहिए कोल्ड ईमेलिंग की और कोल्ड कॉल की। तो वही मैं आपसे कहना चाहूँगा कि कन्वर्जन रेट आपकी 1 या 2% ही होती है, इससे ज़्यादा आप मान के चलिए बहुत मुश्किल है। हाँ ये है, अगर आप फेमस हो जाएं थोड़ा तो आपका हो सकता है भाई 10 में से 3-4 लोग कन्वर्ट हो गए, या फिर एक बड़ी कंपनी में आप थे तो आपको लोग ऑलरेडी जानते थे इसलिए कन्वर्जन हाई है। बट यूजुअली ऐसा होता नहीं है, आपका कन्वर्जन 1-2% के आसपास ही रहता है। और जो मेल की ईमेल जब आप करते हैं कोल्ड ईमेलिंग, तो वो भी आपकी 2% 3% तक ही बल्क ईमेल में रहती है ना। तो ये थोड़ा सा आप इस चीज़ को ध्यान में रख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा लोगों ने पूछा है कि भाई टिप्स क्या होने चाहिए बल्क ईमेलिंग के। तो बल्क ईमेलिंग के सबसे इम्पॉर्टेंट टिप्स है कि आप कोई भी कंपनी का बल्क ईमेलिंग पैकेज लो, जैसे 40,000 का, 50,000 का, 10,000 का। तो उनका जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया रहता है जिसकी वजह से वो आपका अकाउंट बंद करेंगे या नहीं करेंगे, वो होता है आपका बाउंस, हार्ड बाउंस जिसे हम लोग बोलते हैं। सॉफ्ट बाउंस पे वो लोग नहीं करते हैं। और सॉफ्ट बाउंस क्या होता है कि भाई आपकी ईमेल तो गई लेकिन उनको मिली नहीं, क्योंकि सपोज़ करें एक हम लोग ये एग्जांपल ले सकते हैं कि उनका ईमेल फुल था, तो मतलब ईमेल तो सही है बट उनको मिली नहीं क्योंकि उनकी गलती की वजह से। ऐसा नहीं है कि आपने ईमेल गलत दी थी, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया सॉफ्ट बाउंस। इसके अलावा आपका हार्ड बाउंस क्या है कि आपने एड्रेस ही गलत लिया है। जैसे एड्रेस गलत है तो वो उनको मिलेगी ही नहीं भाई, हार्ड बाउंस की एड्रेस गलत है इसलिए मिल ही नहीं सकती। गलती किसकी है? गलती आपकी है। तो कोई भी जो ईमेलिंग सर्विस है, चाहे आप अमेज़ॉन से करा लो, चाहे इसके अलावा भी बहुत सारी आ गई हैं जो आपकी बल्क ईमेल करेंगी। मैं इस पर सोच रहा हूँ कि वीडियो डालूँ। फिलहाल आप इस पर चाहो तो इंटरनेट पर सर्च कर सकते हो कि बल्क ईमेल में कौन कौन से प्लेयर हैं। कई सारे हैं, वो आप उनको आराम से सर्विस उनकी चेक कर लो। मैं तो ये कहता हूँ भाई आप खुद ही चेक करो, वो बेस्ट है। और अगर लगेगा बाद में कई लोग बोलेंगे कि भाई इस पर बना के दे दीजिए कुछ, तो मैं उस पर कोशिश करूँगा कि मैं एक वीडियो बना दूँ। खैर अभी ये मुद्दा देखते हैं कि फैक्टर्स क्या क्या होते हैं जिसकी वजह से ये लोग आपका अकाउंट बंद कर सकते हैं।
तो देखिए जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है हार्ड बाउंस। हार्ड बाउंस इन द सेंस कि भाई आपकी ईमेल कितनी गलत एड्रेस थी। सपोज करो आपने 100 ईमेल भेजी और 100 में से आपके 50 ईमेल एड्रेस गलत थे तो वो उनको मिली नहीं। लेकिन उनको भेजने की वजह से जो आपके ईमेल सर्विस प्रोवाइडर हैं उनकी बहुत दिक्कत हुई उनको। तो ये जो दिक्कत हुई इससे उनकी इज्जत थोड़ी डाउन हो गई है ना, रेपुटेशन कम हो गई वर्ल्ड वाइड मार्केट में। तो इस चीज़ को वो लोग हमेशा वो करते हैं कि भाई बहुत मना करते हैं कि हाँ भाई ऐसा मत करिए, क्योंकि हमें दिक्कत होती है तो हमारी इज्जत डाउन होती है मार्केट में, और फिर हमारी जो ईमेल स्पैम में नहीं जानी चाहिए वो भी स्पैम में चली जाती है। तो वो लोग चाहें इसको आप ये मान सकते हैं उनकी मजबूरी भी है, और थोड़ा सा ये है कि उनकी प्रॉब्लम भी है ना। और आपकी प्रॉब्लम है कि भाई इन द एंड आप उनका नाम ख़राब कर रहे हो हार्ड बाउंसेस दिलवा के, और उनकी प्रॉब्लम क्या है कि भाई वो उनको हार्ड बाउंस मिल रहा है तो उनकी रिसोर्सेज ख़राब हो रही है। तो ये दोनों तरफ से एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसमें वो लोग ज़्यादातर आपकी अकाउंट बंद कर सकते हैं। तो एक जो परमिसेबल लिमिट होती है वो आपकी होती है 5%, और अब भी 5 भी ना ही करें, उसको 1 या 2 तक ही रखें जो भी आपकी लिमिट होती है हार्ड बाउंस की। तो हार्ड बाउंस आप अपना कोशिश करिए 1% 2% तक ही रखें। अच्छा, अब आप कैसे चेक करेंगे कि भाई ये हार्ड बाउंस होगी कि नहीं? तो उसके लिए आपके ईमेल वेरीफायर सर्विसेज होती हैं जिसमें वो लोग चेक करते हैं कि भाई आपके ईमेल सही है कि नहीं। तो बहुत सारी सर्विसेज हैं आपकी ईमेल वेरीफाइंग की, तो वो भी आप एक बार चेक कर लीजिए। वो कुछ लोग देते हैं भाई आपके जैसे $1 में 10 ईमेल चेक करते हैं, 50 करते हैं, तो हज़ारों सर्विसेज हैं। इस पे भी एक डिटेल में वीडियो बन सकता है, बट मैं कहूँगा आप एक बार खुद भी देख लें। ऐसा कोई बहुत वैसा नहीं है कि जो इंटरनेट पे अवेलेबल ना हो। जो अवेलेबल नहीं है, मेरी कोशिश ये है कि मैं अपने थ्रू वो रियल चीज़ें आपको दिखा पाऊँ, बता पाऊँ जो मोस्टली अवेलेबल नहीं है, जो हमारे मन में है कि यार इस पे क्या हो सकता है। तो वो चीज़ें ही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जो अवेलेबल है उसमें डिटेल एक और बनाना, मतलब मुझे उसका ज़्यादा समझ में नहीं आता है कि इसमें ज़्यादा मेहनत करके क्या होगा। जो क्वेश्चंस होते हैं वो ये होते हैं कि एग्जैक्टली आपका अकाउंट बंद कब करते हैं। तो वो तभी करते हैं जब आपके हार्ड बाउंसेस बहुत हाई होते हैं, 5% से अबव होंगे, आपका अकाउंट ज़रूर वो लोग बंद कर देंगे, सस्पेंड कर देंगे। फिर ईमेल खेलेंगे आपके साथ कि भाई आप ऐसी गलती तो नहीं करोगे, आप ईमेल कहाँ से लाते हो, क्या आप ख़रीदते हो, आप कहाँ से ले रहे हो ईमेल, वो सब सवाल जवाब करते रहते हैं। उनका अच्छा सा आंसर बना के दे दीजिए कि नहीं हम ख़रीदते नहीं हैं, हम अपना खुद से मार्केटिंग करते हैं वगैरह वगैरह। जो भी चाशनी में लपेट के आप आंसर दे सकते हो वो सब दीजिए। भाई लीगल आंसर दीजिए। अब सबको पता है यार बल्क ईमेल का मतलब क्या है। कोई क्या 1000 ईमेल तो आपको अमेज़ॉन तो हो नहीं कि 1000 लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं आपको, तो जाहिर सी बात है आपने ईमेल खरीदी है। बट देखिए बोलना कुछ नहीं है ना, बोलेंगे तो फिर बंद हो जाएगा अकाउंट। तो बोलना नहीं है, बस कह रही है हाँ नहीं हम लोग भी अपना मार्केटिंग करते हैं ऑफलाइन ऑनलाइन, हम लोग की ड्राइव चलती रहती है हर जगह, तो हम लोग वहाँ से ईमेल वगैरह जुटाते रहते हैं। वो पूछेंगे भाई आपने कंसेंट लिया है क्या? हाँ बिल्कुल लिया है कंसेंट का क्या है, बिल्कुल कंसेंट के साथ ही है। तो कई सारी ईमेल प्रोवाइडिंग कंपनीज़ हैं जो आपको कहेंगी नहीं ये गलत है, तो गलत है तो छोड़ दीजिए, है ना। नहीं है गलत तो भाई अपना देखिए, गलत है तो छोड़ दीजिए, क्या करना है, दूसरी किसी के पास चलेंगे। हाँ भाई कंपनियां तो हज़ारों हैं, सब की सब देखेंगे धीरे धीरे करके। अमेज़ॉन वाले भी हैं, वो तो फ्री में 60,000 मेल्स देते हैं, बट उनके क्राइटेरिया बहुत टफ है। वो भी ट्राई करिए, सारा ट्राई करिए। देखिए इन द एंड आपका मतलब है सेल्स से, तो ज़रूरी ये है कि आप सेल्स पे ध्यान दो, है ना। आप ज़्यादा कंपनियों को इमोशनल या उस तरह से नहीं लिया जाना चाहिए कि हाँ भाई ये आपने ऐसे बोला है तो ऐसे हो सकता है, ऐसा हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है भाई, सब लोग यहाँ पे बिजनेस करने बैठे हैं, धंधा करने के लिए बैठे हैं। आप अपना कर रहे हो, वो अपना कर रहे हैं। जो उनको लगता है कि भाई मैं ये सवाल करूँ, क्योंकि उनके ऊपर जो ऊपर से प्रेशर आता है कि भाई आप ऐसे बल्क वाला मत प्रमोट करिए, जिन्होंने आपको सब्सक्राइब नहीं किया है उनको भेज रहे हैं ये लोग, वो अपने तरफ से एक अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं, आप अपने तरफ से एक अच्छे आंसर दे दीजिए, ठीक है। चलिए ये बात हो गई। तो इसमें जो ईमेल वेरीफाइंग सर्विस है उसके थ्रू हमेशा अपना डेटाबेस वेरीफाई ज़रूर करवाइए। अगर आप वेरीफाई नहीं कराएंगे आपके हार्ड बाउंसेस बहुत हाई हो जाएंगे, आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। अगर आप वेरीफाई कराएंगे तो बहुत कम चांसेस हैं कि आपका हार्ड बाउंस 5% से अबव होगा, क्योंकि नॉर्मली जो मैंने देखा है वेरीफाई कराने के बाद भी आपके बाउंसेस करीब विदिन 1% रहते हैं। तो उससे उन लोगों को भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, ज़्यादा उनको फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे सपोज़ करें
आपने भेज दिए 100 भेज दिए, है ना, 100 ईमेल भेज दिए, तो 1% अगर मैक्स है तो एक ईमेल आपकी हार्ड बाउंस हो गई। उन्हें कोई दिक्कत नहीं है भाई, 99% मेल तो गई ना, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। अब जब आपकी 50 ईमेल हार्ड बाउंस हो गई तो फिर उनको दिक्कत है, भाई आपका 50% डेटा एकदम रद्दी है। तो डेटा भी जब आप खरीदे तो इस चीज़ को हमेशा एक बार सेलर से पूछ ले कि भाई हार्ड बाउंस कितना है, सॉफ्ट बाउंस कितना है, कितना पुराना डेटा है। ऐसा तो नहीं है कि भाई बहुत पुराना है तो उसका हार्ड बाउंस बहुत हाई हो जाएगा। भाई लोग अपनी ईमेल बदलते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं, कुछ का पासवर्ड भूल जाते हैं, हज़ारों रीज़न हो सकते हैं। तो जितना ज़रूरी है कि आप, इतना ज़रूरी है कि आप अपना जो भी डेटा खरीदें उसकी ये चीज़ ज़रूर देख लें, सैंपल उनसे लेके 1000, 1200 का, 1500 का, कि भाई इसका हार्ड बाउंस क्या है, उसके हिसाब से ही उसका रेट वगैरह तय करें। और ऐसा कोई इसका हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई फिक्स रूल नहीं है कि भाई इतने का डेटा इतना होना चाहिए। जो नॉर्मली आज की डेट में चलता है वो चलता है भाई 2-4 करोड़ का डेटा है, ईमेल का डेटा है, या 1 करोड़ का, तो आप मान के चलो कि 1000, 1500, 2000, जितने में जिसकी सेटिंग हो जाए। कोई फिक्स रूल नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट इसका प्राइस नहीं है कि भाई यही रहेगा, इतने के हिसाब से रहेगा। वो आपके ऊपर है कितने में आप नेगोशिएट कर लेते हो, ठीक है। इसके अलावा आपके जो बल्क कॉलिंग टिप्स हैं उसमें ये है कि भाई आप कोशिश करो एक दिन में 50 से 100 ईमेल तो चिपका ही दो, और कम से कम 50 कॉल तो कर ही लो, है ना। तो इससे क्या फ़ायदा होगा आपको, एक तो साइकोलॉजिकली पुश मिलेगा कि हाँ यार मैं कम से कम इतना कॉल कर लेता हूँ, और इतने में से कम से कम इतने लोग तो अपने इंटरेस्टेड हैं ही। हो सके तो कुछ लोगों को आप हायर भी कर लो इस चीज़ पे कि भाई अगर आपकी कॉलिंग होती है तो जो भी जितने की भी डील होगी उसके 10%, 20% मैं आपको भी दूंगा। तो इस तरह से करके आप कोशिश करिए, और लोगों को अगर आप अपने साथ मिला पाओ तो बेस्ट है, नहीं भी तो ठीक है भाई, खुद अकेले करेंगे, जब पैसा आएगा तब और लोगों को भी हायर कर लेंगे, है ना। तो इस तरह से उसका भी ध्यान रखा जा सकता है। इसके अलावा आपका एक चीज़ होती है एफिलिएट मार्केटिंग। तो एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है कि इसमें हम लोग ये कहते हैं कि भाई आप हमारी सर्विसेज बेचिए ईमेल के थ्रू, अगर बिकती है तो 10%, 20% आपका, है ना। क्योंकि भाई इसमें क्या है कि एफिलिएट मार्केटिंग के थोड़े से सॉफ्टवेयर आते हैं, वो आप चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो, वेबसाइट में भी डाउनलोड कर सकते हो। तो वो एक थोड़ा सा लंबा टॉपिक है किसी और ऑलरेडी अवेलेबल है, ऐसा नहीं है कि उस पर कोई ट्यूट्स नहीं बने हुए हैं। यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा ट्यूटोरियल वगैरह बने हुए हैं, तो आप चाहो तो आराम से वो सब सर्च करके देख सकते हो। बट ये है कि एफिलिएट मार्केटिंग बहुत इफेक्टिव होता है अगर आप लोगों को अच्छे से सपोज़ करो एक बार लोगों को भरोसा हो गया तो आप जैसे उनको पैसा दे रहे हो, जैसे सपोज़ करो किसी ने आपका 100 रुपये का बिकवा दिया तो आप उसको 10 रुपये दे रहे हो अगर, तो एक बार अगर उनको भरोसा हो गया कि हाँ भाई ये लोग देते हैं पैसा, ऐसा नहीं है कि भाई आपका पैसा मार के बैठ जाते हैं, तो वो लोग फिर आपकी एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग में सिंपल है कि आपके प्रोडक्ट का लिंक होता है, उसके साथ एक थोड़े पैरामीटर और जोड़े जाते हैं जिससे पता चले कि वो किसने कॉपी, मतलब उसका जो मार्केटियर था वो कौन था, कब उसने उसको रिलीज़ किया था। थोड़े बहुत डिटेल्स होते हैं जिससे पता चले कि भाई किसने अपनी मार्केटिंग कैंपेन में यूज़ किया था। तो वो उस डिटेल्स के साथ पता चल जाता है कि ये इस बंदे ने ईमेल भेजी थी तो इसके थ्रू ये प्रोडक्ट बिका है। हमारी जो कोशिश है वो यही है कि भाई ये जानना कि किसके थ्रू प्रोडक्ट बिका है। तो एक बार ये पता चल जाएगा तो भाई आप उसको कमीशन दे सकते हैं। बेसिकली ये सारा का सारा खेल क्या है भाई, कमीशन के लिए है कि आप अकेले काम कर रहे हो, उससे अच्छा है कि भाई आप 10 लोग और काम करें आपके साथ, उनको उनका मेहनताना मिलना चाहिए, ठीक है। तो एफिलिएट मार्केटिंग भी एक अच्छा ज़रिया है जो आपकी मार्केटिंग को अच्छे से करता है। ये सारा का सारा कमीशन बेस पे होता है, आप उसको फिक्स्ड भी दे सकते हो, उनको जैसा आपका नेगोशिएट कर पाओ, है ना। ये चीज़ कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बट लोग पूछ रहे थे तो हम लोगों ने इस पर थोड़ा सा आइडिया दे दिया है। और ये भी पूछ रहे थे कि भाई क्या करना चाहिए। हाँ बिल्कुल करना चाहिए, बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ होती है, वो होती है आपका गूगल URL बिल्डर। इसमें क्या होता है कि हम लोग जब मेल लिखते हैं तो उसमें हाइपर लिंक्स लगा सकते हैं मेल में, ऑब्वियसली कि भाई हमें किसी प्रोडक्ट के हाइपर लिंक लगाने हैं तो वो हम लोग डाल सकते हैं। तो वैसे तो मैं नॉर्मली कभी सजेस्ट नहीं करता हूँ कि आप मेल में ज़्यादा लिंक डालिए, क्योंकि आजकल की डेट में ज़माना बहुत ख़राब हो गया है, बहुत टाइप की हैकिंग आ चुकी है जिसमें एक आप किसी लिंक पे क्लिक करेंगे तो हो सकता है कि आपका कंप्यूटर हैक हो जाए। तो मैं कभी सजेस्ट नहीं करता कि किसी भी तरह के अनजान आदमी से आपको कोई मेल आए या SMS आए या व्हाट्सएप आए, आप उस लिंक पे क्लिक करिए, ठीक है। बट ये है कि आप 1-2 लिंक डाल सकते हैं, हो सकता है आपकी वैल्यू थोड़ी बहुत मार्केट में बन जाए तो आप उसको अपनी ईमेल में डाल सकते हैं। तो वो ईमेल जो है
वो ईमेल जो है वो आप अपना गूगल यूआरएल बिल्डर से क्रिएट कर सकते हैं कि भाई आपको पता रहे कि इस कैंपेन का नाम क्या था, ताकि वो जो आपके कैंपेन का नाम है, वो जो प्रोडक्ट है, उसका डिटेल आपके गूगल एनालिटिक्स बोर्ड में आ जाए, है ना, पैनल में आ जाए सपोज, क्योंकि वो आएगा तो आपको एग्जैक्टली पता रहेगा कि कितने लोगों ने किस प्रोडक्ट पे क्लिक किया, है ना। ये सब भी चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल हैं मार्केट में, बट मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ कि ये सब ज़रूरी होता है जब भी हम एक ईमेल मार्केटिंग की बात करते हैं। तो उसमें अगर आप ये लिंक नहीं डालोगे तो आपको बस ये पता चलेगा कि भाई इतने लोगों ने खोला, लेकिन खोल के गए कहाँ। तो अगर आप हर प्रोडक्ट आपने सपोज करें उसमें 10 प्रोडक्ट डाले हैं, तो वो 10 के 10 प्रोडक्ट पे आपने एक लिंक डाला है, तो वो लिंक जब स्पेसिफिक हो जाता है तो वो उस लिंक से आपके जो गूगल एनालिटिक्स पे आता है कि भाई ये इस प्रोडक्ट पे गए थे इतने लोग, तो आपको पता रहेगा यार 100 भेजे थे, 30 ने खोले हैं, 30 में से 5 लोगों ने इस प्रोडक्ट पे आए थे, मतलब ये प्रोडक्ट हम लोगों के लोग खरीदना चाहते हैं। उस हिसाब से आप अपनी मार्केटिंग डिटेल्स और मार्केटिंग स्ट्रेटजीज और बेहतर बना सकते हैं, है ना। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ कर सकते हैं। इसके बाद ये है कि आपका जो गूगल एनालिटिक्स है, जो मैं आपको बता चुका हूँ, हमेशा अपनी वेबसाइट पे इंस्टॉल करिए, जिससे आपको पता रहे कि भाई एग्जैक्टली हमारी वेबसाइट पे लोग कहाँ से आ रहे हैं, क्या क्लिक कर रहे हैं, कौन सा प्रोडक्ट है जो ज़्यादा है, एसईओ वगैरह के एफर्ट्स क्या चल रहे हैं, तो ये सब उसमें आइडिया होता रहता है। अच्छा, दूसरा चीज़ जो हम लोगों ने बात की थी पहले वीडियो में, वो था आपका कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो वो बहुत ज़रूरी है, इस पर हमेशा ध्यान रखिएगा कि एक रिटर्निंग या एक सेटिस्फाइड कस्टमर इज इक्वल टू 100 न्यू कस्टमर्स। आप ये बेसिक मान के चलिए, एक आइडिया रखिए अपने दिमाग में। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि जो बंदा आपसे ख़रीदा वो दोबारा ख़रीदने नहीं आया, तो वो एक अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। ये एक बहुत अजीब बात है कि वो बंदा आपकी सर्विस से या खुश नहीं हुआ, क्या दिक्कत हो गई, वो दोबारा कभी ख़रीदने नहीं आया। तो कोशिश करिए आप बहुत बड़ी तादाद बना सकें अपने रिटर्निंग कस्टमर्स के लिए। आपके रिटर्निंग कस्टमर ही आपके बिज़नेस को आगे बढ़ने का क्या लाइफ रहेगा लाइफ टाइम में, वो तय करते हैं। अगर कोई आपके पास रिटर्निंग कस्टमर नहीं है, इसका मतलब है आपका सर्विस में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, प्रोडक्ट में कोई दिक्कत है। उनका सर्वे लीजिए, उनसे पूछिए कि भाई क्या दिक्कत है, आप दोबारा क्यों नहीं खरीद रहे हैं, क्या प्राइस हाई है, क्वालिटी डिग्रेडेड है, क्या मतलब प्रॉब्लम है। वो आपको एग्जैक्ट सही बताएंगे कि भाई ये प्रॉब्लम है। आपके कस्टमर केयर में आपने बदतमीज़ी से बात की, आपने सही से आंसर नहीं दिए मेरे क्वेरीज़ के, आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है, आप लोग कुछ जो भी प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्योंकि प्रॉब्लम्स बहुत सारी होती हैं जब हम लोग रिटर्निंग कस्टमर से बात करते हैं। तो नॉन रिटर्निंग कस्टमर पे अगर आप फोकस नहीं करेंगे तो ये आप मान के चलो कि आपके पास जो भी बिजनेस है वो जल्दी बंद होने वाला है, क्योंकि बिजनेस चलाने के लिए नए कस्टमर नहीं, आपको रिटर्निंग कस्टमर चाहिए बहुत हाई लेवल पे। और आपका टिकट साइज़ क्या है कि सपोज़ करो आपका प्रोडक्ट अगर सस्ता है तो हाई होने ही चाहिए, अगर महंगा है तो हाई ना हो, लेकिन एक एवरेज नंबर तो हो कि भाई 10 में से कम 2 तो वापस आ रहे हैं, है ना। अगर वो भी नहीं आ रहे हैं तो क्या दिक्कत है भाई, क्या वो रिव्यूज़ छोड़ रहे हैं कहीं पे कि इनके यहाँ से मत लीजिए। तो ये सारी चीज़ें आपको रिटर्निंग कस्टमर से तभी पता चलेंगी, एक सेटिस्फाइड कस्टमर से, जब आप उनका ओपिनियन जानना चाहेंगे। तो हमेशा ध्यान में रखिए कि सेटिस्फाइड कस्टमर और रिटर्निंग कस्टमर बहुत ज़रूरी है किसी भी बिज़नेस के लिए, ठीक है। इसलिए हमेशा उन पे फोकस रखिए, उनको किसी भी लापरवाह तरीके से मत डील करिए कि कल को वो आपके बारे में कुछ गलत इन्फॉर्मेशन लोगों के बीच में फैलाएं, है ना। तो वो ज़रूरी है, सेटिस्फाइड कस्टमर बहुत ज़रूरी होता है किसी भी बिज़नेस के लिए, ठीक है। इसके अलावा आपका हाँ ये है कि आपका वो वर्ड ऑफ माउथ भी बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि भाई आपका जो मार्केटिंग कॉस्ट अगर देखा जाए तो बहुत महंगा होता है एक नए कस्टमर के एक्विजिशन के लिए। तो आप अगर कितना भी कर लो वो हमेशा इसके रेस्पेक्ट में फ्री होगा, क्योंकि भाई वो किसी बंदे को अगर बोल देगा कि यार आप इनके यहाँ से खरीदो, बहुत अच्छी सर्विस है, बहुत बढ़िया बंदे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि भाई वो खरीदेगा, जो क्योंकि आपका वर्ड ऑफ माउथ इज द स्ट्रॉन्गेस्ट काइंड ऑफ मार्केटिंग मेथड टिल येट। तो वो वर्ड ऑफ माउथ से अच्छा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ भी एक बहुत बड़ी फ़ायदेमंद है कि वो आपके लिए वर्ड ऑफ माउथ करेंगे फ्री में, तो इसीलिए उन पे फोकस रखिए। उसके बाद हाँ ये है कि अगर उनके थ्रू कोई ख़रीदता है तो उनको इंसेंटिवाइज़ करने का भी एक डाल सकते हैं कि सर अगर आपने किसी को हम लोग को रेफ़र किया तो सर हम आपको अगले ऑर्डर पे 10% ऑफ देंगे, 5% ऑफ देंगे। ये सब चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं किसी भी कस्टमर को। मैं खुद भी एक कस्टमर हूँ हज़ारों प्लेटफॉर्म्स का, तो मुझे बहुत पसंद है, चाहे आपका कोई भी हो सर्विस, उसमें अगर मुझे इंसेंटिवाइज़ किया जाता है कि भाई आपके थ्रू अगर कोई सेल आएगी
तो हम आपको 10% का ऑफ को देंगे, कूपन देंगे, कुछ भी दे के आप उनको इंसेंटिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये चीज़ हो गई। इसके बाद हम लोग हमेशा एक ये ले सकते हैं कि भाई अपना सर्वे वगैरह ले सकते हैं, है ना, कस्टमर्स के साथ, न्यू कस्टमर्स के साथ, पुराने कस्टमर्स के साथ, कि भाई और क्या क्या सर्विसेज वगैरह अपना रखी जा सकती है। तो मेरे ख्याल से ये सारी वो टिप्स हैं सेल्स की जो आपको बहुत कम लोग बता रहे होंगे। जैसे बहुत अच्छे अच्छे जो ऑथर्स हैं आपके, मैं थोड़ा सा नाम भूल गया हूँ, बट मेरी वन ऑफ द फेवरेट बुक फॉर सेल्स वाज कि हाउ टू बिकम ए सेल्स सुपरस्टार। तो वो थी, बहुत प्यारी बुक है, आप लोग भी चाहो तो पढ़ो। और भी कई सारी बुक्स हैं, मैं थोड़ा सा नाम भूल रहा हूँ, तो थोड़ा सा ये है। बट ये है कि सेल्स के लिए देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि बी पॉजिटिव एंड बी रेडी। ऐसा नहीं है कि भाई आप बहुत डल रहो, तो एक अच्छी डाइट भी ज़रूरी है कि एक अच्छी डाइट आपने सुबह ली, नाश्ते में, लंच वगैरह अच्छा हो रहा है, तो थोड़ा पॉजिटिव रहना है, इंथुसियास्टिक रहना है, और थोड़ा सा ना मतलब एक आग होनी चाहिए आपके अंदर कि यार हाँ यार मुझे सेल्स करनी है तो करनी है, क्योंकि भाई मैं नहीं तो कौन बे, है ना। अगर आप ही नहीं बेच रहे हो अपनी कंपनी का सामान या खुद का सामान है अपने स्टार्टअप को, तो आपके अलावा आपसे अच्छा कोई नहीं बेच सकता। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि सबसे ज़्यादा मेहनत आपको करनी है शुरू में और लास्ट में भी, क्योंकि बहुत बेसिक किसी बहुत अच्छे आदमी ने कहा है कि हर दिन बिजनेस बंद होने के लिए बैठा हुआ है, हर दिन बिजनेस बंद होना चाहता है। ये आपके ऊपर है कि आप उसे बचा पाओगे कि नहीं बचा पाओगे। बिजनेस बंद होगा, सुबह से बिजनेस का बंद होना तय हो जाता है। आपने जहाँ 2-4 गलत डिसीजन लिए, 2-4 गलत स्ट्रेटजीज ली, आपका बिजनेस बंद है। तो सबसे इम्पोर्टेंट, हर दिन जो बिज़नेस बंद होने वाला है उसको आपको बचाना भी है और आगे भी ले जाना है, और उन लोगों को भी पॉजिटिव रखना है, इंथुसियाज्म से भरा हुआ रखना है जो आपके साथ काम कर रहे हैं, आपके नीचे काम कर रहे हैं, वाया इंसेंटिव्स, वाया कोई भी स्ट्रेटजी जो आपको लगती है। और ये सब वो बातें हैं कि जो मैंने सीखी हैं ओवर द पीरियड, बहुत धक्के खाने के बाद, बहुत मार्केट में इधर उधर घूमने के बाद, जो मुझे लगा कि हाँ यार ये वो बातें हैं जो पता होनी चाहिए शुरू में ही। भाई सेल्स वो चीज़ नहीं है जो आपको सिलेबस में कभी सिखाई जाए। इवन सेल्स मुझे लगता है सबसे ख़राब चीज़ मानी गई है आपके किसी भी बातों में भी। लाइक हम लोगों को कभी बचपन से नहीं सिखाया गया कि यार सेल्स में जाओ या कुछ करो। सब कहेंगे भाई सॉफ्टवेयर बनाओ, डेवलप करो, फलाना करो, ढिमकाना करो, लेकिन कोई आपको कोर नहीं बता सकता, क्योंकि हम लोग का पूरा डिज़ाइन ही इस तरह से हुआ है सिलेबस, करिकुलम, कि भाई हम लोग को बस एक अच्छे से डेवलपर या इस टाइप की चीज़ों पे ज़्यादा फोकस रखा गया है कि आप सेफ साइड रहो, सेफ साइड खेलो। ठीक है यार, सेफ साइड मैंने हमेशा कहा कि सेफ साइड हमेशा खेलना चाहिए, आपके ऊपर है, आपकी लाइफ है। बट जो हम लोग के यहाँ बहुत ज़्यादा नेगलेक्ट हुआ है वो है सेल्स का करिकुलम। भाई हर बंदा डेवलपर नहीं होता, हर बंदा कोडर नहीं होता, लेकिन जो सेल्स में होता है वो डेवलपर नहीं होता, जो डेवलप करता है वो सेल्स नहीं करता। ठीक है, तो भाई उन लोगों को हम लोगों ने हमेशा नेगलेक्ट किया है जो सेल्स में अब हैं। अगर उनको हम लोग ये सारी बातें, टिप्स जो हैं आपकी, वो शुरू में बता पाते, लाइक ड्यूरिंग 8th क्लास, हाई स्कूल, इंटर, तो वो उनका करियर अलग कर देता। ठीक है, अगर हम लोग आज की डेट में भी बच्चों को बता पाएँ कि यार हर चीज़ अगर आपके, देखिए अब जो जनरेशन है उनके माँ बाप थोड़े ठीक ठाक हैं, इतना बहुत प्रॉब्लम में नहीं है। भाई हमारा देश इतना आगे बढ़ चुका है, तो एटलीस्ट ये कि घर की रोटी वोटी चल रही है ना, तो अब रिस्क ले सकते हैं, थोड़ा बहुत नहीं भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर रिस्क ले सकते हैं तो यार उनको सेल्स के बारे में थोड़ा बताइए करिकुलम में, है ना। डिजिटल मार्केटिंग वो चीज़ें हैं जो आपके बंदे यहाँ से बैठे बैठे वर्ल्ड का काम करा रहे हैं। तो इम्पॉर्टेंट है थोड़ा करिकुलम चेंज करें, स्ट्रेटजीज चेंज करें सरकारें, बट इट्स ऑल अप टू देम। मैं इसमें क्या ही बोलूँगा। देखिए हम लोगों ने भी खुद से ही सीखा है और मैं जानता हूँ आप लोग भी खुद से ही सीखोगे। लेकिन मेरा काम ये है कि मैं उन पिटफॉल्स, मतलब उन गड्ढों से आपको बचा पाऊँ जिनमें हम लोग गए और हम लोग का टाइम वेस्ट हुआ, उम्र वेस्ट हुई। तो अगर कोई बंदा है जो आपको उनसे बचने, उनमें गिरने से बचा रहा है, बेस्ट है। भाई कोई भी हो, मैं कभी नहीं कहता इसलिए कि यार मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, जो करना है आप करो, ये आपके ऊपर है। ये मेरा काम नहीं है कि मैं आपसे बोलूँ कि यार आप सब्सक्राइब करो। पसंद आया है करो, पसंद आया रेफ़र करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब वट एवर यू वांट, ये आपके ऊपर है। अब मेरे कहने ना कहने से कौन करने वाला है ना। मेरी कोशिश ये है मैं आप लोग को वो चीज़ें बता पाऊँ जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मिस हो रही हैं आपके यूट्यूब पे भी। भाई एक्चुअल प्रॉब्लम है। अब बंदा क्या है, मैंने शुरू की, मैं सुबह 9 बजे ही कॉल कर देता था, और जाहिर सी बात है गाली तो पड़ेगी कि भाई कौन हो तुम, क्या हो, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो। तो
वो मैंने सीखा कि यार क्या मतलब, फिर 10 बजे किया, 11 बजे किया, 1 बजे किया, तो जो सबसे बेस्ट रिस्पॉन्स रहा वो 3, 4, 5 बजे रहा। बहुत अच्छे से लोगों ने बात की, क्योंकि वो फ्री है, वो अपना दिन का काम निकाल चुके हैं, आपस में गप्पे मार रहे होते हैं या कुछ छोटा मोटा काम कर रहे होते हैं, इन द एंड वो आपसे अच्छे से बात करेंगे। तो ये वो टिप है कि जो लोगों को बहुत सारे धक्के खाने के बाद ही आती है ना। अगर आपने ईमेल वेरीफाइड सर्विस यूज़ नहीं किया बल्क के लिए, तो आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। आप यही सोचते रहोगे यार क्यों बंद हो जाता है, क्यों बंद हो जाता है, सॉफ्ट बाउंस इतना नहीं है, हार्ड बाउंस इतना है, ये जो भी है। तो वो गलती क्यों करनी है जो मैं ऑलरेडी करके बैठा हूँ? भाई सीखिए, आगे बढ़िए, बेहतर करिए, है ना। तो कोशिश यही है मेरी कि भाई मैं आपको बहुत क्रिस्प इन्फो अच्छे से दे पाऊँ। जो गलतियां मैंने की हैं एटलीस्ट आप लोग ना करो, क्योंकि मुझे पता है इंडिया में जो पोटेंशियल है और इंडिया में जो पैसा है वो तभी है जब आप डॉलर में कमाओगे और रुपए में उड़ाओगे। अगर आप डॉलर में कमा रहे हो, डॉलर में उड़ा रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं है, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। मेरी जान पहचान में बहुत सारे लोग हैं जो ये कर रहे हैं, उनको कोई बिल्कुल मज़ा नहीं आता है। जब आप रुपए में कमाओगे, रुपए में ही उड़ाओगे, तो भी कोई ज़्यादा मज़ा नहीं है। मज़ा तभी है जब आप डॉलर में कमाओ और रुपए में उड़ाओ। आप समझ रहे हो, मतलब बाहर का पैसा यहाँ लेके आओ और वो खर्चा करो, उसका मज़ा अलग ही है। ठीक है, तो इन सब बातों के साथ आई होप कि आपको पसंद आएगा। बाकी देखते हैं आगे क्या है। थैंक यू।